क्या हुआ जी? बड़े परेशान लग रहे हैं। बताइए ना क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। आपको कुछ हुआ तो मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी। इसीलिए चलिए। वैसे भी आपके अलावा है कौन मेरा इस दुनिया में? बेटा तो दिल से उतर चुका है। अरे सरला शांत हो जाओ। बीमार बीमार नहीं हूँ मैं। तो फिर क्या बात है? ऐसे शांत क्यों बैठे हैं? पत्नी के सारे प्रश्नों को नज़रअंदाज करते हुए दिनेश सोफे पर निराश भाव से धंस कर बैठ गए थे। उनका चेहरा झुका हुआ था। दोनों हाथ उनके सिर पर थे। पति का गमगीन चेहरा देख बुरी खबर की आशंका से सरला एक गिलास में पानी लेकर आई और फिर पूछा, दिनेश क्या बात है? कुछ तो बोलिए। दिनेश रुआंसे होकर बोले, बैंक से मकान का नीलामी का नोटिस आया है। तुम्हारा लाडला राजकुमार इस मकान के ऊपर बैंक से लोन लेकर अमेरिका गया है। लोन की एक भी किस्त नहीं भेजी है। नालायक कहीं का। तुम्हारे लाडले ने अपने बूढ़े बाप को हथकड़ी पहनाकर जेल भेजने का पक्का प्रबंध कर दिया है। बड़े घमंड और शान से ब्लैंक चेक कहा करती थी ना। देख लो अपने ब्लैंक चेक को। माँ बाप को मुसीबत में डाल दिया है। हमारा मकान नीलाम होगा। सरला घबरा कर बोली, किसी तरह कोशिश करके इस नीलामी को रोकिए ना। इस बुढ़ापे में हम लोग कहाँ जाएंगे? जो कहना है अपने राज दुलारे से कहो, समझी? उसका तो कुछ अता पता ही नहीं है। दिनेश बोले, उसकी राह देखते देखते तो आँख की रोशनी भी चली गई। अब तो आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। आप मुझे बताइए, मैं उस अफसर के पैर पकड़ लूँगी, भीख मांगूंगी कि मुझे मोहलत दे दो। इस बुढ़ापे में बताओ भला मैं कहाँ भटकूंगी? चुप हो जाओ। सब तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारी बातों में आकर आज यह दिन देखना पड़ रहा है। दिनेश बोले। फिर वे मन ही मन बुदबुदाए थे। झूठे सतीश के झांसे में पड़कर सब कुछ बर्बाद हो गया। वह पैसा खाता रहा, कहता था कि सर आप निश्चिंत रहिए, मैंने आपकी फाइल नीचे दबा दी है। अब किसी अफसर की निगाह भी उस पर नहीं पड़ सकती। मैंने आपकी ज़िंदगी भर का इंतज़ाम कर दिया है। झूठा मक्कार 1 लाख रुपया भी खा गया और न कुछ करा न धरा। पत्नी को रोते देख वे खिसिया कर बोले, सरला शांत हो जाओ। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इसीलिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सरला चुपचाप बैठी रही थी। उन्हें अपने चारों ओर अंधकार दिखाई पड़ रहा था। अंधेरे में तीर मारते हुए उन्होंने अपने 2-4 परिचितों को फ़ोन मिलाया, परंतु किसी से अपनी समस्या कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उनके जहन में बार बार बेटी तुल्य ननंद ज्योति का चेहरा याद आ रहा था। अपने बेटे के मोह में वे अंधी हो गई थीं। बेटे के घमंड में वे ज्योति को जाने क्या क्या कह बैठी थीं। दिनेश ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी तो वे उनसे भी उलझ बैठी थीं। ज्योति की कही बात 100% सही निकली। उसकी कही हुई बात उनके दिल पर हथौड़े से हमेशा चोट करती रहती है। भाभी, अब समय बदल गया है। बेटे बेटी में अब कोई फ़र्क नहीं रह गया है। ब्लैंक चेक की रात दिन आप माला जपती रहती हैं, जबकि उसके लक्षण से तो लगता है कि वह ब्लैंक ही न रह जाए। एक दिन वह आई थी केवल उन्हें आगाह करने के लिए। भाभी, आपका बेटा ना बिगड़ रहा है। अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी खोलिए। जब उसकी असलियत खुलेगी ना, तब आपको मेरी कही बात ज़रूर याद आएगी। दिनेश, मैं ज्योति से बात करूं? अब तो वही एक सहारा दिखाई पड़ रही है। किस मुंह से उससे मदद मांगोगी? हाँ, तुमने उसे कितना जलील किया था। मेरा तो राखी का रिश्ता भी तुड़वा दिया, और आज जब तुम्हें ज़रूरत है तो उसकी याद आ रही है। एक बात समझ लो, पैसा बड़ी बुरी चीज़ है। मदद मांगते ही अपने भी पराये हो जाते हैं। उसे तो तुम दुश्मन ही समझती थी ना। सरला अपने आंसू पोंछ कर बोली, दिनेश, हम लोग ज्योति से अपना लोन चुकता करने को कहेंगे, फिर यह घर उसी के नाम कर देंगे और हम लोग किराएदार की तरह उसे हर महीना किराया दे दिया करेंगे। सरला, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, लेकिन उसने मना कर दिया तो? नहीं, वह मना नहीं करेगी। इस समय उसके लिए 10 लाख रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। इससे हम लोगों की इज्जत सरेआम नीलाम होने से बच जाएगी और घर की चीज़ घर में ही रह जाएगी। मैं उस दिन उधर से निकल रही थी तो कविता ने उसकी कोठी दिखाई थी। आजकल ज्योति के बंगले की चर्चा पूरे मोहल्ले में हो रही है। सरला प्लीज़, तुम इस समय चुप हो जाओ।
वे चुप होकर मन ही मन सोचने को विवश हो गई कि आज की स्थिति के लिए काफ़ी हद तक क्या वे खुद जिम्मेदार नहीं हैं। दिनेश चिंतित मुद्रा में शून्य में निहार रहे थे। उनके उदास और मुरझाए हुए चेहरे को देखकर सरला घबरा उठी थी। यदि दिनेश इस सदमे को ना झेल पाए और इन्हें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। वे चुपचाप वहाँ से उठकर अंदर के कमरे में चली गई थी। काफ़ी देर तक वहीं पर बैठे बैठे सोचती रही। जब किसी तरह कोई समाधान नहीं सूझा तो उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और ज्योति से माफ़ी मांगते हुए अपनी सारी समस्या खुलकर कह डाली थी। ज्योति के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर पति का ध्यान आते ही वे गिलास में दूध लेकर आई। दिनेश ने दूध की ओर निगाह उठाकर देखा भी नहीं। फिर भला वे क्या खाती पीती। पति पत्नी दोनों ही भविष्य के अंधकार की कालिमा की चिंता के कारण एक दूसरे की ओर पीट करके लेट गए। थके हुए दिनेश कुछ देर में खराटे भरने लगे थे, परंतु निराशा के गर्त में डूबी सरला अतीत के पन्नों को पलटने में उलझ गई थी। ज्योति उनकी छोटी और प्यारी सी ननंद है, जिसकी शादी करने में दिनेश ने अपना सब कुछ लुटा दिया था। परंतु लालची पति के अत्याचार से परेशान होकर ज्योति 5 वर्ष की बेटी निधि को लेकर उनके पास लौट कर आ गई थी। दिनेश अपनी बहन ज्योति को पिता तुल्य स्नेह देते थे। उन्होंने सबसे पहले उसे अपने पैरों पर खड़े होने की सलाह दी। भाई बहन की मेहनत रंग लाई थी। ज्योति ने पहली बार में ही बैंक की परीक्षा पास कर ली थी। ज्योति की तनख्वाह और प्यारी सी निधि के आ जाने से उनकी खुशियों में 4 चांद लग गए थे। ननंद भाभी के बीच प्यारा सा रिश्ता था। नन्ही सी निधि के ऊपर वे अपना प्यार लुटाकर बहुत खुश थीं। वह स्कूल से आती तो वह स्वयं उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके साथ खेलती। सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा था। ज्योति अपनी तनख्वाह भाभी सरला के हाथ में ही रखती थी, परंतु फिर भी अक्सर माँ ना बन पाने की कसक सरला के मन में उठ जाया करती थी। उनकी शादी के 12 वर्ष पूरे हो चुके थे और अब तो वे माँ बनने की उम्मीद भी छोड़ बैठी थी। माँ बनने के लिए वे डॉक्टरों के साथ हर जगह चक्कर काटते काटते निराश हो चुकी थीं। वे निधि को पाकर अपने गम को अब काफ़ी हद तक भूल बैठी थीं, परंतु कुछ दिनों से उन्हें चक्कर और मितली की शिकायत रहने लगी थी। एक दिन ज्योति ही उन्हें ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गई थी। वे माँ बनने वाली हैं, यह जानकर वे खुशी के मारे फूली ही नहीं समाईं। ज्योति ने भाभी की सेवा में रात दिन एक कर दिया था। उन्हें बिस्तर से ज़मीन पर पैर भी रखने नहीं दिया था। वह घड़ी भी जल्दी ही आ गई थी जब सरला प्यारे सी बेटी की माँ बन गई थी। सरला की देखभाल के लिए उनकी अम्मा आ गई थी। दिनेश, तुम्हें बहुत ही खुश होना चाहिए। बेटा तो ब्लैंक चेक की तरह ही होता है। इसकी शादी में मनचाही रकम भर के चेक कैश कर लेना। अम्मा की बातें सुन सरला की आंखें चमक उठी थीं। वे बात बात पर बेटी को ब्लैंक चेक को कहकर पुकारती और घमंड में रहने लगी थी। समय को तो पंख लगे ही होते हैं। सुमित भी अब स्कूल जाने लगा था। निधि 5वीं क्लास में आ गई थी। वह हर बार अपनी कक्षा में प्रथम आती, कभी स्पोर्ट्स में तो कभी डिबेट में मेडल लेकर आने लगी थी। सुमित भी पहली कक्षा में आ गया था, परंतु वह लाड़ में बिगड़ता जा रहा था। पति से लड़ झगड़ कर सरला उसे ट्यूशन भेजने लगी थी। यदि ज्योति कभी सुमित को डांट देती तो सरला की त्योरियां चढ़ जाती और वे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थीं। उनके मन में मेरा तेरा कब पनप उठा था वे खुद ही नहीं जान पाई थीं। जो ज्योति कभी उनकी प्यारी ननंद थे और निधि लाडली बेटी के सम्मान थे, अब उन लोगों की शक्ल भी उन्हें नहीं सुहाती थी। वे निधि की सफलता देख ईर्ष्या की आग में धधकती रहती थीं। उन्हीं दिनों ज्योति और प्रदीप की नज़दीकियाँ की खबर उन्हें सुनने को मिली थी। वे तो भड़ास निकालने का कोई मौका तलाश ही रही थी। एकदम से बिफर कर बोली थी, वह प्रदीप जिसकी बीवी 2 साल पहले किसी बीमारी से मरी है। बड़े बड़े 2 लड़के हैं उसके, बड़ा दिल फेंक निकला वह। क्यों अपनी बाकी की ज़िंदगी खराब करने पर तुली हुई हो। लगता है उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर मर मिटी हो। भाभी, आप नाहक नाराज हो रही हैं। मैं वैभव और आकाश दोनों बच्चों से कई बार मिल चुकी हूँ।
दोनों मुझे बहुत पसंद करते हैं। तुम्हें जहाँ मर्जी हो जाओ, परंतु निधि को मेरे पास ही छोड़ना होगा। उसके बिना भला मैं कैसे रहूँगी? वे सुबक सुबक कर रोने लगी थी। फिर धीरे से बोली, शादी कब करने वाली हो? उत्तर दिनेश ने दिया था, इसी 25 दिसंबर को। वे चिढ़कर बोली थी, सारी खिचड़ी भाई बहन के बीच पक चुकी है। बस मैं ही गैर थी, जिसे तुम लोगों ने एकदम अंधेरे में रखा था। कविता ना बताती तो मुझे शादी के बारे में पता ही नहीं लगता। नहीं भाभी, मैं आज ही आपसे बात करने वाली थी। ज्योति निधि को अपने साथ अपने नए घर में ले जाना चाहती थी, परंतु भाभी सरला ने निधि को सौतेले पिता की उल्टी सीधी बातें बताकर भड़का दिया था। वह अपनी माँ के साथ दूसरे घर में जाने को तैयार नहीं हुई थी। ज्योति ने निधि को हालांकि प्रदीप, उनके पुत्रों वैभव व आकाश से कई बार मिलवाया था, परंतु सरला और स्कूल की सहेलियों की बातों को सुनकर निधि माँ की दूसरी शादी के विरोध में खड़ी हो गई थी। लेकिन ज्योति अपने निर्णय पर अडिग रही थी। वह अपने नए परिवार में रमने का प्रयास कर रही थी। प्रदीप और बच्चों का सहयोग पाकर वह बहुत खुश थी, परंतु बेटी निधि के बिना उसे सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। निधि फोन पर भी माँ से बात नहीं करती थी। सरला ने निधि को इसीलिए नहीं जाने दिया था कि ज्योति बेटी की वजह से उन्हें अपनी तनख्वाह देती रहेगी। उसकी तनख्वाह के कारण ही वे माला माल बन चुकी थी। हर बार की तरह इस बार भी पहली तारीख का बेसब्री से इंतज़ार करती रही, परंतु ना ज्योति आई और ना ही पैसे। ज्योति ने पैसे भाई के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, जिसे वे लेना उचित नहीं समझ रहे थे। इसीलिए उन्होंने पत्नी सरला से इसकी चर्चा करना जरूरी नहीं समझा था। अब सरला का मिजाज बदल गया था। उनकी प्राथमिकताएं बदल गई थी। निधि उनकी सहायिका बनकर रह गई थी। वे उसे घरेलू कार्यों में उलझाकर पढ़ने का समय भी नहीं देती थी। दिनेश उसके लिए दूध गर्म करते तो कभी ठंडा दूध पीकर ही वह स्कूल चली जाती। उसे टिफ़िन में ताजे नाश्ते के स्थान पर बिस्कुट या ब्रेड मिलने लगी थी। स्कूल यूनिफॉर्म अक्सर प्रेस भी नहीं होती थी। जूते में पॉलिश मुश्किल से कभी कभार कर पाती थी। जब फरवरी में उसका फाइनल रिजल्ट आया तो उसका बी ग्रेड देखकर सरला पति के सामने उसकी शिकायतों का पुलिंदा खोलकर ही बैठ गई थी। स्कूल से निधि की शिकायत ज्योति के पास पहुंची थी। उसका रिजल्ट देखकर वह रुआसी हो उठी थी। वह पति प्रदीप के साथ बेटी से मिलने आई तो उस दिन सरला ने उन लोगों का अपमान किया और निधि की बुराइयों का पिटारा खोलकर बैठ गई थी। भाई दिनेश ने अकेले में बहन से बेटी को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया था। पैसा ना मिलने की तिलमिलाहट थी ही, और अब निधि के जाने की सुगबुगाहट से सरला के हाथों के तोते उड़ गए थे। उन्हें निधि के रूप में एक मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी। ज्योति अपनी अबोध बेटी के उलझे बाल, गंदे एवं टूटे बटन वाली फ्रॉक, अनाथ सी अवस्था व उतरा हुआ चेहरा देखकर अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। वह सोचने को मजबूर हो गई थी कि बेटी की इस अवस्था के लिए क्या वह स्वयं जिम्मेदार नहीं है। वह तो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही है और उनकी बेटी की ऐसी दयनीय दशा। उस दिन काफ़ी कहा सुनी व हंगामे के बाद ज्योति बेटी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगी तो सरला ने उस दिन सारे रिश्ते तोड़ने की बात कह दी थी। उस दिन से आज तक दोनों के बीच सारे संबंध समाप्त हो गए हैं। क्योंकि सुमित और निधि एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए सरला को निधि की ऊंचाइयों को छूने की सारी दास्तान पूरी तरह से मिलती रहती थी। सुमित ट्यूशन के सहारे बस पास भर होता रहा, परंतु उनके लाड में बिगड़ा हुआ वह ब्रांडेड कपड़ों के शौक में उलझा रहा। वे हमेशा से चाहती थी कि उनका बेटा विदेश में जाकर डॉलर में कमाई करे। अपनी इच्छा पूर्ति के चक्कर में सरला को इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए अपने प्रोविडेंट फंड से बड़ी रकम निकालकर डोनेशन के लिए देनी पड़ी थी। दिनेश एक बड़ी दुकान में सेल्समैन ही तो थे। कभी बेटे के लिए बाइक जरूरी हो गई थी तो कभी नए मॉडल का एंड्रॉयड फ़ोन, तो कभी ब्रांडेड गॉगल्स। प्राइवेट कॉलेज की फीस और बेटे का लंबा चौड़ा हाथ खर्च देते देते उनके फंड से काफ़ी कुछ निकलता जा रहा था। सरला सपनों में डूबी हुई थी। दिनेश, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरा राजकुमार तो ब्लैंक चेक है।
उसकी शादी में मनचाही रकम भर के वसूल लेना। यह अमेरिका जाकर इतने डॉलर कमाएगा कि आप रुपए गिन भी नहीं पाएंगे। दिनेश नाराज होकर बोले थे, हवा में मत उड़ो, अब समय बदल गया है। दहेज के बारे में सोचना भी अब अपराध है। एक दिन अपने मित्रों के सामने भी अपने दिल का दर्द उड़ेल बैठे थे। आजकल की बच्चों की पढ़ाई में जितना खर्च हो जाता है, उतने में तो बेटी का ब्याह भी हो जाए। सभी जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़े थे कि एक मित्र ने कहा था, बात तो सही कह रहे हो, पर लड़कियां भी तो बेटे के बराबर ही पढ़ती हैं। अब मेरी बेटी भी इंजीनियरिंग कर रही है। वह तो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ रही है और उसे स्कॉलरशिप भी मिल रही है। उसका तो कैंपस सिलेक्शन भी हो गया है। जिसके घर जाएगी पैसे से उसका घर भर देगी। सुमित का कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसे कॉल सेंटर में नौकरी मिली थी। अमेरिका के हिसाब से उसे रात में जाकर काम करना पड़ता था। वह शाम 7 बजे जाता था और सुबह 8 बजे लौट कर आता था। उसका शरीर रात की नौकरी नहीं झेल पाया था। वह बीमार होकर घर लौट आया था। काफ़ी दिनों तक उसका इलाज चलता रहा था। वहाँ पर उसके कई दोस्त बन गए थे जो विदेशों में पढ़ाई के साथ साथ नौकरी कर रहे थे। सुमित भी अमेरिका जाने को उतावला हो उठा था। उसने जीआरई के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। कोचिंग और फीस उसने स्वयं ही दी थी। उसने 2 बार जीआरई की परीक्षा दी परंतु असफल रहा था। वहीं पर उन दलालों के चंगुल में फंस गया जो ठेके पर लड़कों को अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भेजते थे। वे लड़कों को अपने जाल में फंसाने के लिए सारे हथकंडे आजमाया करते थे। एक दिन वह अपने मित्र विवेक को लेकर आया था। पापा, विवेक अमेरिका जा रहा है। माँ प्लीज़ आप पापा को समझाएं, सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। वहाँ मुझे स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। मैं वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट करके आऊँगा तो यहाँ मुझे बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। वहाँ रहूँगा तो डॉलर में कमाऊँगा, डॉलर में। सोचिए जरा, बड़ा सा बंगला, बड़ी सी गाड़ी, क्या ठाठ होंगे आप लोगों के। दिनेश नाराज होकर बोले थे, विवेक तो नेता का बेटा है, अपने पिता के पैसे पर ऐश कर रहा है। मेरे पास पैसा कहाँ रखा है जो मैं दे दूँ। पापा प्लीज़ आप कहीं से कर्ज ले लीजिए ना, मैं एक एक पैसा लौटा दूंगा। परंतु दिनेश नहीं पिघले थे। वह घर में पड़ा रहता, ना माँ से बात करता ना पापा से। वह सूख कर कांटा हो गया था। कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता। दिन भर नौकरी ही तो लैपटॉप पर बैठा बैठा ढूंढता रहता हूँ। फिर किसी बीपीओ में उसकी नौकरी लग गई थी। साल भर करता रहा था, कुछ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। अब उसने बैंक में लोन के लिए अर्जी डाल दी थी। सीधा फॉर्म लेकर गारंटर की जगह हस्ताक्षर करने का हुक्मनामा सुना दिया था। घर के पेपर्स उसने दिनेश से पूछे बिना ही निकाल लिए थे। कई दिनों तक घर में अशांति छाई रही थी, परंतु हमेशा की तरह ही सरला बेटे के समर्थन में खड़ी होकर बोली थी, पेपर बैंक में रखने से उसका भविष्य सुधर जाता है तो उसमें परेशानी क्या है, कर दीजिए ना हस्ताक्षर। इससे बेटे को पंख लग जाएंगे। वह आकाश की ऊंचाइयों को छू लेना चाहता है तो आप क्यों बाधा बने हुए हैं। हम लोगों का क्या, थोड़ी सी जिंदगी जी लेंगे किसी तरह। बेटा दुखी रहेगा तो हम इस मकान का भला क्या करेंगे। दिनेश चिल्ला कर बोले थे, जब तक जिंदा हूँ सर पर छत चाहिए कि नहीं। एक एक ईंट जोड़कर इस 2 कमरे का घर किसी तरह बना पाया हूँ, वह भी जीते जी गिरवी रख दूँ। मैंने इस घर को बनाने में अपना खून पसीना बहाया है, तब जाकर यह बना पाया हूँ। सुमित भी कम नहीं था, वह बचपन से ही जिद्दी था। जो सोच लेता था वह करके ही रहता था। दलाल ने उसे ऐसे सपने दिखाए थे मानो अमेरिका की सड़कों पर डॉलर बिखरे पड़े हैं। वहां पहुंचते ही वह बटोर कर अपनी झोली में भर लेगा। आखिरकार सरला के दबाव में दिनेश को मजबूर होकर उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़े थे, परंतु उस समय उनकी आंखों में आंसू भर भर कर निकल पड़े थे। उस दिन सरला का भी मन खराब हुआ था, पर बेटे की खुशी के लिए वे सब कुछ करने को तैयार थे। आखिर वह उनका ब्लैंक चेक जो था, बैंक से 10 लाख रुपए लोन लेकर सरला ने सुमित को दे दिए थे। बेटे को खुश देखकर सरला को तसल्ली तो हुई थी, परंतु दिनेश उस रात खून के आंसू रोए थे। सुमित उसी दिन चला गया था।
कुछ दिन फ़ोन करता रहा था, फिर जल्दी ही शायद वह वहाँ की अपनी रंगीन दुनिया में खो गया और माँ बाप घर द्वार सबको पूरी तरह से भूल गया था। आज सरला अपनी गलतियों पर पछताकर सिसक रही थी, परंतु अब पछताए होद का जब चिड़िया चुग गई खेत। तभी दरवाजे की घंटी बजी थी। उन्होंने घबराकर घंटी पर निगाह डाली। सुबह के 6 बजे थे। सरला ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने ज्योति खड़ी थी। वे उससे लिपटकर जोर जोर से सिसक पड़ी। भाभी, आपने फ़ोन करने में इतनी देर क्यों की? ज्योति बोली थी। ज्योति के हाथ से छूटकर ब्लैंक चेक हवा में फड़फड़ा रहा था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। मानसी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस आपका इंतज़ार हो रहा है। मेरी डिलीवरी से बच्चे के अन्नप्राशन तक सारे काम आपको संभालने हैं। सब संभाल लूँगी, तो बस अच्छा खाना, इस समय भारी खाना सही नहीं। हाँ मम्मी, संगीता बुआ भी ढेर सारी हिदायतें दे गई हैं। आई थी क्या? हाँ, परसों ही तो आई थी। आपको फ़ोन नहीं किया क्या उन्होंने? कह रही थी आपसे बात करेंगी। काफ़ी दिनों से फ़ोन नहीं आया। अच्छा, अभी तक तो नहीं आया। जाने कैसे झूठ उसके मुंह से निकल गया। सच तो यह था कि कल सुबह जीजी की 2 मिस कॉल देखकर भी उसने उन्हें फ़ोन नहीं किया। पिछले कुछ समय से वह अपनी अटपटी सी खींच के तहत जीजी को नज़रअंदाज करने लगी हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। संजय की बड़ी बहन और अपनी इकलौती ननंद संगीता जीजी से उसकी खूब बनती थी, पर इस साल कुछ ऐसा हुआ कि मन में जीजी के प्रति दुर्भाव भर आया है। कारण किसी को बताती तो उसकी स्वयं की परिपक्वता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। खुद भी वह स्नेहमयी ननंद के प्रति अपने कुढ़न वाले रवैये का तुच्छ प्रदर्शन सही नहीं समझती। जीवन में अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब जरा सी बात पर अंतर्मन करीबी रिश्तों के प्रति उदासीनता ओढ़ लेता है। ऐसा अवसर तब आया जब संगीता जीजी उसके बेटे बहू के साथ उदयपुर आई और लॉकडाउन में फंस गई। मम्मी, मानसी की आवाज़ पर वह चौंकी। मम्मी, मूंग दाल के लड्डू बना लाना, ये कई बार याद कर चुके हैं। यह सुनकर ख्यालों को झटकती वह सचेत हुई। हाँ हाँ हाँ, ले आऊँगी। चलो अब फ़ोन रखती हूँ, मुझे ना बहुत काम है। कुसुम ने बहू से कहा और फ़ोन रख दिया। आंखें मूंद कर सिर्फ सोफे पर टिकाया तो स्मृति पटल पर संगीता जीजी एक बार फिर छा गई। बड़ा मन करता है कुसुम, कुछ दिन तुम लोगों के पास आकर रहूं। जीजी जब तब कहती तो वह बोलती, जयपुर से उदयपुर है ही कितनी दूर। जब भी करण मानसी यहाँ आए उनकी कार में बैठकर चली आओ ना। एक ही शहर में रहने का इतना फ़ायदा तो भतीजे से उठाओ। होली के बाद करण मानसी के उदयपुर आने का कार्यक्रम बना। यह जीजी को पता चला तो वे भी साथ चलने को तैयार हो गई। करण मानसी अपने साथ अपनी संगीता बुआ को भी उदयपुर ले आए। उदयपुर आकर सब बहुत खुश थे, पर 3-4 दिनों में ही सबको कोरोना को लेकर तनाव होने लगा। अनिश्चितता के माहौल में सब वापस जाने का निर्णय लेते उससे पहले ही लॉकडाउन की घोषणा हो गई। जो जहाँ था वहीं थम गया। अपनों के बीच हैं, यह सोचकर सब संतुष्ट थे। मानसीकरण का ऑफिस वर्क फ्रॉम होम में तब्दील हो गया। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब बाहरी मदद बंद हो तब काम बढ़ जाना स्वाभाविक था। संगीता जीजी मना करने के बावजूद साधिकार घरेलू कामों में सहायता करवाती। मानसी को घर के काम करने की आदत नहीं है और कहीं जीजी बुआ सास होने के नाते उससे कोई अपेक्षा ना रखें। इस कारणवश उसने उनके वर्क फ्रॉम होम को सुरक्षा कवच बनाकर उन्हें घर के कामों से बचा लिया। मानसी कभी रसोई में आती भी तो अपना ऑफिस संभालो, यह सब हम कर लेंगे। कुछ खाने का मन हो तो बता देना, या छुट्टी के दिन मूवी देख लो, आराम कर लो, कहकर जीजी के सामने ममतामयी सास का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मानसी को रसोई से दूर रखते। वैसे भी कुछ दिनों के लिए आई बहू को घर का काम सिखाने की माथापच्ची में उसे कोई तुक नज़र नहीं आता। बेवजह की रोक टोक, काम सिखाने का फिजूल प्रयास उसे ससुराल से विमुख ना कर दे, यह सोचकर वह बेटी बहू को छुट्टियों सा माहौल देकर भरपूर स्पेस देती। पर जीजी बेचैन हो कहती,
कब तक बहू की मेहमानी करोगी? उसे भी कुछ काम बताया करो। ऐसा नहीं था कि मानसी हाथ बटाने का प्रयास नहीं करती, पर वह स्वयं ही उसके अनभ्यस्त धीमे चलते हाथों को देख उब जाती और स्वयं काम ओढ़ लेती। वह जानती थी कि लैपटॉप पर थिरकती उंगलियां घरेलू कामों में निरी अनाड़ी हैं। मानसी और करण अपने कलीग्स के लॉकडाउन के संघर्ष बयानी करते हुए अपने भाग्य पर आघाते नहीं थकते। मम्मी, हम जयपुर होते तो हमारा क्या होता? अच्छा हुआ जो हम यहाँ आपके पास आ गए। उन दोनों के मुंह से कुछ ऐसा सा सुनकर उनका मन मयूर नाच उठा। सच तो यह था कि काम बढ़ जाने के बावजूद बेटे बहू के साथ रहने का संतोष अंतर्मन को भिगो देता। करण की शादी के बाद यह पहला मौका था जब दोनों उनके साथ इतने दिनों तक रहे थे। ऐसे में वह किसी ऐसे कारण को जन्म देना नहीं चाहती थी जिससे बच्चों में अपने घर जाने की लालसा जगे। कुछ दिन तो मज़े से रहे, फिर जीजी को अपने बेटे बहू और पोतों से मिलने की चाहत शुरू हो गई। यह लॉकडाउन कब खुलेगा कुसुम? वे बेचैन भरी स्वर में कहने लगे थे। उधर कोरोना को लेकर स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। तीसरे लॉकडाउन के आते आते जब थोड़ी ढील मिली तब एक दिन करण बोला, मम्मी, बुआ कई बार पूछ चुकी हैं कि कब चलेंगे। मेरे ख्याल से हमें अब जाने के बारे में सोचना चाहिए। यह सुनकर ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकला, उन्हें लाकर तो मुसीबत मोल ले ली। ना खुद से चैन से रहेंगी ना रहने देंगे। पहले यह आने को बेचैन थी, अब यहाँ रहने का मौका मिला है तो जाने को छटपटा रही हैं। अरे, इतने दिनों का सोचकर थोड़ी आई होंगी। क्या जानती थी कि लॉकडाउन हो जाएगा? हमारा तो चलो ये अपना घर है, पर बुआ अपनी फैमिली तो मिस करती होंगी ना। अब जो भी हो, तुम्हारा वर्क फ्रॉम होम है, फिर ऐसे माहौल में वहाँ जाने का क्या तुक? खुद भी परेशान रहोगे, हमें भी चिंता में डालोगे। अच्छा ये बता, मानसी को यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी तो ऐश ही है यहाँ। तो फिर ठीक है, जब तक तुम दोनों का ऑफिस का काम घर से चल रहा है यहीं रहो। रही बात जीजी की, तो उन्हें जयपुर भिजवाने का कोई इंतज़ाम कर लेंगे। अच्छा नहीं लगेगा मम्मी? हमारे साथ आई हैं तो साथ ही जाएंगी ना? करण को जीजी के पक्ष में खड़ा देखकर वह झुंझुलाई। वह मानसी बिना मैट के संभाल पाएगी क्या घर? हम दोनों मिलकर मैनेज करेंगे मम्मी। ज़रूरत क्या है मैनेज करने की? यहाँ बना बनाया खाना मिल रहा है, उसकी थोड़ी कदर कर लो। माँ की आदेशात्मक झिड़की सुनकर करण चुप हो गया। कुसुम को जीजी की बेचैनी अब खटकने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसके और बच्चों के बीच जीजी आ रही हैं। तीसरा लॉकडाउन के ख़त्म होते होते एक बार फिर जीजी ने चलने की इच्छा जताई तो करण बोला, ठीक है, मैं आज पास के लिए आवेदन करता हूँ। यह सुनकर उसका मन दोनों की सुरक्षा को लेकर भय से निचुड़ सा गया। मन के भाव जीजी ने भाप लिए तो कहने लगी, चिंता क्यों करती है? कोई छोटे बच्चे थोड़े ही हैं। यहाँ ना आते तो क्या होता? ना आते तो बात अलग थी जीजी। ऑफिस के साथ घर का काम, और घर का काम आसान कहाँ रह गया है? सफाई में जरा सी चूक हुई तो मुआ कोरोना। वह भीतर तक सिहर गई। उस वक्त जीजी ने बच्चों को इतना कमज़ोर ना बनाने की नसीहत दे डाली। करण भी हंसता हुआ बोला, 2 महीने से आपको सावधानियां बरतते देख रहे हैं। चिंता मत करो माँ, हम अपना पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ मम्मी, मैं पूरा प्रिकॉशन रखूँगी। मानसी भी पीछे नहीं रहे। और खाना कैसे बनाएगी? उसने पूछा। तो जीजी फिर बीच में कूद पड़ी। अरे बना लेंगे कच्चा पक्का। जब वे जाने को कह रहे हैं तो जाने दो ना। वहाँ अपने घर में फ्री फील करेंगे। तो यहाँ कौन सा बंधन है जीजी इन्हें? किसी चीज़ की चिंता नहीं है यहाँ। वहाँ तो सारा इंतज़ाम देखना होगा। देर से सबकी सुन रहे संजय भी बोल पड़े, कुसुम, जीजी ठीक तो कह रही हैं, तुम व्यर्थ चिंता करती हो। अच्छा, तुम्हारी जीजी बच्चों की आड़ में खुद का हित साध रही हैं। वह कहना चाहती थी पर चुप रही। चिंता से कुछ हल नहीं निकलेगा। और रही काम की बात, तो जो नहीं आता वह सीख लेंगे। जीजी तसल्ली पर तसल्ली दिए जा रही थी, पर उनकी तसल्ली में छिपी स्वार्थपरता उसके अलावा किसी को नज़र नहीं आई। वह बच्चों की सुरक्षा को लेकर वाकई चिंतित थी। जीजी ना होती तो वह जिद करके बच्चों को कैसे भी रोक लेती।
करण ने सारी औपचारिकताओं के साथ ऑनलाइन आवेदन करके पास बनवा लिया। जिस दिन उन्हें निकलना था उस दिन उनकी गाड़ी में खाना, राशन, सैनिटाइजर समेत ढेर सारा सामान रखवा दिया। मस्त रहना, सब ठीक होगा। बेटी बहू की चिंता में खुद को हल्का ना करना, संगीता जीजी चलते समय बोली। वह बाहर से तो मुस्कुरा दी, पर अंतर मन में जीजी के प्रति कुढ़न भर गई। जयपुर पहुंचकर करण मानसी के लिए बिना मदद के घर गृहस्थी संभालना वाकई टेढ़ी खीर साबित हुआ। वह भी उन्हें लेकर बहुत परेशान रहे। फिर हफ्ते भर बाद करण ने बताया कि एक मेड मैनेज कर ली है। वह उनकी सोसाइटी में ही किसी बाल बच्चेदार महिला के साथ रहते हैं। स्पेशल रिक्वेस्ट पर उनका काम कर जाती हैं। सुनकर उसे चैन आया। करीब 4-5 महीने बाद उसे मानसी की प्रेगनेंसी की खुशखबरी मिली। संजय भी इसी बीच रिटायर हो गए। सो करण ने मानसी की प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आकर लंबे समय तक रुकने का आग्रह किया। इसी बीच फोन पर ही हिदायतों और कुशल क्षेम का आदान प्रदान होता रहा। अब 2 दिन बाद वह बेटी बहू से मिलेंगे। घर में नन्हा मेहमान आएगा, यह सोचकर वह मुस्कुरा पड़े। अरे, यूं आंखें मूंद कर काहे मुस्कुरा रही हो? कुछ मुझे भी बताओ, संजय ने उसे टोका। तो वह बोली, पोता पोती वाले हो गए हैं, यही सलोना स्वप्न देख रही थी। तुम्हारा सपना अब 2-2.5 महीने में फलीभूत होने वाला है। बाजार से कुछ मंगवाना है तो बताओ। यह सुनकर एक लंबी लिस्ट उसने संजय को पकड़ा दी। 2 दिन तैयारी में कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। उदयपुर से जयपुर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। करण और मानसी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात का खाना सबने साथ खाया। डिनर में संजय की पसंद की खीर और कुसुम की मनपसंद पूरनपोली बनाई गई थी। तुम्हारी मेड बहुत अच्छा खाना बनाती है, कुसुम ने कहा। तो करण और मानसी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। दूसरे दिन इतवार था। छुट्टी के दिन सुबह सुबह उठकर बच्चों को डिस्टर्ब क्यों करूं, यह सोचकर वह देर तक लेटी रही। अंदर से खटपट की धीमी धीमी आवाज़ें आने लगी थीं। सुबह से 2-3 बार कॉल बेल भी बज चुकी थी, पर वह उठी नहीं। आंखें मूंद वह देर तक सोती जागती रही कि तभी संजय ने उसे हिलाया। अरे देखो जरा, ये करण पोछा क्यों लगा रहा है? यह सुनकर उसकी नींद उड़ गई। फुर्ती से उठकर बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो सामने हॉल में खड़ा करण पोछे का पानी बकेट में निचोड़ता दिखा। ये क्या कर रहा है तू? मेड कहाँ है तुम्हारी? गाँव गई है मम्मी। मानसी की कंडीशन नहीं है पोछा लगाने की, इसीलिए मजबूरी है, करण ने हंसकर कहा। तो मानसी ने भी सफाई दी। मम्मी, वह आज शाम तक आ जाएगी। दरअसल उसके भतीजे की शादी थी, इसीलिए वह अपने गांव गई थी। तो बेटा किसी और को रख लेती, कुसुम के कहने पर मानसी बोली। मम्मी, बड़े नखरे हैं यहाँ इनके, कहती है परमानेंट रखोगे तो आऊँगी। और मेरी मेड तो इतनी अच्छी है कि उसे निकालने की बात सोच ही नहीं सकती, इसीलिए 1 हफ्ता हम दोनों ने मैनेज कर लिया। और कॉल बेल की आवाज़ सुनकर मैं तो समझी कि मेड आई होगी। कुसुम के धीरे से कहने पर करण हंसते हुए बोला, पेपर वाला दूध वाला आया था। और हाँ, मैं तो इतना धीरे धीरे बिना आवाज़ के काम कर रहा था, फिर भी आपने देख लिया। मैंने नहीं, तेरे पापा ने देखा, और उन्हें तो इतना धक्का लगा कि मुझे ज़ोर से हिलाकर बोले कि देखो, तुम्हारा बेटा पोछा मार रहा है। नाटकीय अंदाज में करण की फिरकी लेती कुसुम इस बार जोर से हंस पड़ी तो संजय अचकचाकर सफाई देते हुए बोले, अरे इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। वो तो मैंने इसे कभी काम करते देखा नहीं ना, तो थोड़ा चक्कर में पड़ गया। पापा, लॉकडाउन ने हमें सब कुछ सिखा दिया, सही मायने में हमें आत्मनिर्भर बना दिया। हाँ मम्मी, पर लॉकडाउन में पोछा मैंने लगाया है, करण तो झाड़ू लगाते थे, मानसी बोली। तो करण भी पीछे नहीं रहा। झाड़ू लगाने में इसे गर्मी लगती थी और पोछे में इसका वर्कआउट हो जाता था। अच्छा मम्मी, आज मैं पोहे और ढोकले बना रही हूँ, मानसी ने चाय का कप कुसुम को पकड़ाते हुए कहा तो वह विस्मय से बोली, कौन, तुम बनाओगी? तो कल तो खीर और पूरनपोली इतने स्वाद से खाई, करण ने मुस्कुरा कर कहा। तो कुसुम का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वैसे मेरी मेड बहुत अच्छा खाना बनाती है, पर कल रात का खाना मैंने बनाया था, कुसुम के गले में गलबहियाँ डालते हुए मानसी ने कहा। तो कुसुम भावुक होकर बोली, कब सीखा खाना बनाना? लॉकडाउन के दौरान।
पर लॉकडाउन में तो मेड आती थी ना। कहाँ मम्मी, वो तो आपसे झूठ बोला था। हम लोग यहाँ तो गए, पर 2 दिन में ही घर का काम करने में हालत ख़राब हो गई। आपका फ़ोन आता और हम अपना दुखड़ा रोते तो आप हमसे भी ज़्यादा दुखी परेशान हो जाती। इसीलिए झूठ कह दिया कि मेड आने लगी है, जबकि सच यही था कि रो धोकर सारा काम खुद ही करना पड़ा। उन दिनों फ्रेंड्स सोशल साइट में खाने की नई नई डिशेज डाल रहे थे, तो हमने भी देखकर ट्राई किया। पहले तो खूब खाना बनाया, कभी जला तो कभी कच्चा खाया, फिर ठीक ठाक बनने लगा। घर के काम भी हमने बांट लिए। धीरे धीरे लगा सब इतना भी मुश्किल नहीं है। मानसी बता रही थी कि सहसा संजय उसके हाथों में 2,000 रुपये थमाते हुए बोले, ये रखो बहू, तुम्हारे हाथ की बनाई रात की खीर का सगुन। हाँ हाँ, ले लो ले लो। शादी के बाद की पहली रसोई में तो तुमने बस कलछी घुमाई थी। करण के मजाक पर मानसी हंसते हुए बोली, आजकल तो मेरी बड़ी कमाई हो रही है। परसों संगीता बुआ मेरे हाथ का खाना खाकर मुझे 500 रुपये दे गई हैं। जीजी का जिक्र आते ही कुसुम का अंतर्मन भीग सा गया। लगा वे बोल रही हैं, तेरी बहू तो बड़ी कामकाजी हो गई है, यही बताने के लिए फ़ोन किया, पर तूने तो उठाया ही नहीं। हम लोग पहुंच गए हैं, जरा जीजी को बता तो दो। कहते हुए कुसुम ने मोबाइल हाथ में लिया कि तभी करण बोला, वैसे शगुन तो मुझे भी मिलना चाहिए, मैं भी कामकाजी हो गया हूँ। यह सुनकर कुसुम ने उसको निहारते हुए बोली, संगीता जीजी से ज़रा बात कर लूँ, तब तक तू सोच ले तुझे शगुन में क्या चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।